अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। परसों यानी इलेक्शन के 21वें दिन कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास होने जा रहा है, मगर इजलास सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नहीं बल्कि आइन की शिक 91(2) के तहत तलब कर लिया गया है, जिसके बाद सदर मुमलिकत और निगरान हुकूमत भी आमने सामने आ गए हैं। निगरान हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया है। सदर का एतराज़ है कि मखसूस नशिस्तों की फराहमी तक कौमी असम्बली नामुकम्मल तस्वुर होगी, इसलिए इजलास भी नहीं बुलाया जा सकता, जिस पर ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का नहीं बल्कि गैर मामूली इजलास है और आईनी तकाजा है। कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सदर को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है और कहा है कि सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। एक तरफ जहां सदर मुमलिकत को निगरान हुकूमत ने वाज़ेह जवाब दे दिया है, तो वहीं इत्तेहादी जमातों ने भी आज अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज मुशावरती इजलास में वफाक में हुकूमत साजी का मुजव्विज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया है और साथ ही अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक मुजव्विज़ा शेड्यूल के मुताबिक 29 फरवरी को अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे, फिर 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे, फिर 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे और फिर 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह बात भी सामने लाई गई कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं और इस वक्त नून लीग और इत्तेहादियों को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इजलास में हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली है, लेकिन अभी तक दोनों जमातों ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। तहम आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, जहां निगरान हुकूमत ने सदर को जवाब दे दिया है, तो वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार के सदर के इकदाम को आइन शिकनी कह रही हैं, मगर तहरीक इंसाफ सदर की मर्जी के बगैर कौमी असम्बली के इजलास को गैर आइनी कह रही है। और अहम बात यह है कि जिस बुनियाद पर यह तनाज़ा खड़ा हुआ है वो हल होने के बजाय मजीद एक दिन आगे चला गया है। आज एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की फराहमी का फैसला नहीं कर सका और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह पंजाब और सिंध में असम्बली में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब किया गया है, वैसी ही सूरत हाल कौमी असम्बली में सामने ना आ जाए। सिर्फ यही नहीं, कल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के पहले इजलास भी होने हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है और तकरीबन सभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में भी मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तों का फैसला करना है, मगर इसमें ताख़ीर हो रही है और इसी बुनियाद पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर चुके हैं और PTI उनके इकदाम का भरपूर दिफा कर रही है। आज खुद इमरान खान भी सदर के दिफा में सामने आ गए हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस दौरान इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही हैं। पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि IMF को भेजा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। मैं जेल से कोई भी चीज़ लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। मैंने IMF के लिए ख़त डिक्टेट करा दिया है। ख़त डिक्टेट कराने से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि पिछली समाअत पर आपने कहा था कि ख़त लिख दिया है और भेज भी दिया है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि आज पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद IMF को ख़त भेज दिया जाएगा। ख़त में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आरिफ अलवी आइन को तोड़ते हुए अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, तो इम्कान यह है कि ना सिर्फ उन पर अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक मुकदमा होगा।
काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है, इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने सदर के अमल पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर सदर साहिब एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है, 29 तारीख को खुद ब खुद इजलास होना है। सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें तो जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है, प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे, 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। ये बात इस लिहाज से अहम है कि सदर ये जवाब फराहम कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इजलास नहीं बुलाया जा सकता। और तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास हुए हैं वो भी गैर कानूनी है। बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली के सेशन गैर कानूनी तरीके से हुए हैं। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है, चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। सदर ममलिकत इस तनाज़े में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि आज ही इलेक्शन कमीशन ने नए सदर के इंतखाब के लिए इब्तिदाई शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। 2 मार्च को दिन 12 बजे तक उम्मीदवार किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर के पास कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवार आज से ही इलेक्शन कमीशन के मरकजी और सूबाई दफातर से कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी का ऐलान किया हुआ है, ताहम मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सदारत के आखिरी दिनों में एक और तनाज़े में पड़ गए हैं और मखसूस नशिस्तों की फराहमी को जवाब बनाकर कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने से इनकार कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी फैसला करने में ताखीर कर रहा है। आज भी इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम यहाँ अपनी मखसूस नशिस्त के लिए आए हैं। अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें। मेरा एतराज़ है कि कोई ऐसे ही आ जाए और कहे कि ये नशिस्त मेरी है तो उसे नशिस्त नहीं मिल सकती। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आए हैं कि ये नशिस्तें आपको ना मिलें। इसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक ने कहा कि हम बतौर सियासी जमात ही पेश हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं। अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी को हक नहीं है कि मेरी नशिस्तें ले, मेरी मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी मौजूद है। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर खान ने इस्तदा की कि हमारी मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर करें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए दरख्वास्तें मुकर्रर कर दी हैं। अली जफर साहिब आप इन सब केसेस में फरीक हैं। इस दौरान नून लीग की तरफ से आज़म नज़ीर तालब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती है। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है? ये ऐसी जमात के ज़रिए आए हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है। इन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, उसे कैसे मखसूस नशिस्तें दे दें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें दरख्वास्तों की कॉपी नहीं मिली है, आप मुझे कॉपी दें तो मैं आज ही इसका जवाब जमा करा दूंगा। इस मौके पर फारूक एच नाइक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाकर सुने, तो आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह सियासी नहीं कानूनी मामला है। इस दौरान बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि ये लाहौर में एक नशिस्त नहीं जीते और हमारी नशिस्त मांग रहे हैं, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि आप ये बातें बाहर कैमरों के लिए रखें। इसके बाद चीफ
इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि अली जफर आपकी दरख्वास्तें भी कल के लिए लगा रहे हैं, सारी दरख्वास्तें यकजा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल इस मामले पर समाअत के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। समाअत के बाद नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया से बात करते हुए मौक़िफ़ दोहराया कि अनहोनी बात है कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अगर हिस्सा लिया तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया, बाद में उन्हें आज़ाद अरकान ने ज्वाइन कर लिया, तो वो कह रहे हैं कि हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। अब जहाँ इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर रही हैं, तो साथ ही तहरीक इंसाफ से मुफाहमत के इम्कानात को भी मुश्किल करार दे रही हैं। हालांकि इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमती अमल में PTI को भी शामिल करने की बात की थी, मगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुफाहमत का सिलसिला बहुत ज़रूरी है, मगर इतना आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ तो उस शख्स ने की जो आज अडियाला जेल में है और वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस बहुत जरूरी है, मगर इतना आसान नहीं। PTI का मसला ये है कि वो अपना कोई गलती ना तस्लीम करते हैं, ना इनका मौक़िफ़ ये है कि अगर उनको कल मौका मिला वो कोई और अंदाज में अपने आप को चलाएंगे। वो आज भी ना आइन में मानते हैं, ना जमहूरियत में मानते हैं, ना इस निज़ाम में मानते हैं। सबसे ज्यादा गलतियां तो शख्स ने किया जो आज अटियाला जेल में है। अगर वो अपना गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, सदर जरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा। मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है। अगर हम सियासत के दायरे से बाहर जाके अपने सियासत करेंगे, कभी कोई मेनाइंद की शक्ल में किसी एक इदारा पे हमला करेंगे, कभी किसी और वजूहात की वजह से इस इदारा पे हमला करेंगे, तो हम अपने सियासी दायरे में नहीं रह रहे हैं। और फिर हम ना जुडिशरी से ये उम्मीद रखे, ना मेरे मीडिया के दोस्त से ये उम्मीद रखे, ना किसी और इदारा से ये उम्मीद रखे कि वो अपने दायरे में रह के काम करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपने जब एक रेड लाइन को क्रॉस कर लिया तो वो वर्चुअली एक बगावत है। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुफाहमत कैसे होगी। जहाँ तक रिकन्सिलिएशन की बात है, अभी हमारे पास मैंडेट नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि आपने जब एक रेड लाइन को क्रॉस कर दी, आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी, वो वर्चुअली बगावत है। वो जो काम है उसके बाद मैं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं है कि कैसे रिकन्सिलिएशन होगी। शॉर्ट ऑफ दैट रिकन्सिलिएशन वाज पॉसिबल। सिर्फ यही नहीं, खुद तहरीक इंसाफ भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से इनकारी है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करने के बजाय अपोजिशन में बैठने को तरजीह दे रही है। तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद भी है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी होंगे तो उन्हें कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से हफ्ते को एहतजाज की कॉल भी दे दी है। साथ ही आज इमरान खान से मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं ताकि धांधली का मुस्तकिल खात्मा हो। हम मुश्तरका लाएमल इख्तियार करेंगे। आज खान साहब ने मुझे क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जो है ना तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करें और इसके ऊपर जो है ना हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं कि ये मुल्क में जो है ना कभी जो रिगिंग हो ये परमानेंट इसका जो है ना खात्मा हो और ये अवाम को हक मिले कि वो अपनी नुमाइंदगी कर सके। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम तमाम जो इलेक्शन के हवाले से जिसके कंसर्न है इसको इकट्ठा करेंगे और एक मुश्तरका तौर पर हम जो है ना आगे के लायबल तय करेंगे। जो सैटरडे को हमारा एहतजाज होगा, मेरे तमाम पाकिस्तानियों से इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश है कि अपने हक के लिए जो है ना वो सैटरडे को निकले। वो पुरअमन एहतजाज होगा और कानून आइन के अंदर होगा। इसके अलावा अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है और 6 मार्च को नैब के 5 गवाहों को तलब कर लिया गया है। आज इस समात को कवर किया। इसके अलावा इमरान खान साहब से सवालात किए दीगर सहाफ़ियों के साथ शबीर डार ने। शबीर डार, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आप समात में मौजूद थे। खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ ऐसे सवालात थे जो इमरान खान साहब को आज पसंद भी नहीं आए। क्या मामला हुआ?
जी शाहजेब, आज चूँकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये फ़र्द जुर्म की जो चार्जशीट है वो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई। दौरान समाअत जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल, ज़हीर अब्बास चौधरी थे, उन्होंने अदालत को बताया था कि जो हमें नकूल फराहम की गई हैं चालान की, उसमें से कुछ दस्तावेज़ात ऐसी हैं जो पढ़ी नहीं जा सकती हैं और कुछ दस्तावेज़ात पर स्टैंप्स नहीं है, लिहाजा हमें ये नकूल दोबारा फराहम की जाए ताकि हम पूरी तैयारी के साथ आएँ और 1 हफ़्ते का हमें टाइम दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि आपको बहुत टाइम दिया गया पहले ही, लिहाजा मज़ीद टाइम नहीं दिया जा सकता। इस दौरान बानी पीटीआई उठकर रोस्टम पर आए और उन्होंने जज नासिर जावेद राना से कहा कि हम चूँकि जो ये 2 केसेस हमारे अब हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस और जो 9 मई का केस है, हम चाहते हैं कि ये केसेस जल्द से जल्द अपने जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचे। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी कि ये केस जल्दी से जल्द ख़त्म हो, लेकिन अब हमें जल्दी है कि हम ताख़ीर नहीं चाहते हैं इन केसेस में, लिहाजा थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हमारे वकला भी तैयारी कर सके। जिस पर जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई से कहा कि पहले आप ये बताएं कि आपका जो दांतों का चेकअप होना था, क्या डॉक्टर आया था, आपका चेकअप हुआ है? जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी मेरा चेकअप नहीं हुआ है, मुझे जेल इंतज़ामिया ने कहा था कि संडे को डॉक्टर आएगा, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। अब मुझे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट संडे पर डॉक्टर आएगा। जिस पर जो बानी पीटीआई के वकला है उन्होंने एक दरख्वास्त अदालत में जमा कराई जिसमें एक जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट की दरख्वास्त की गई जो अदालत ने मंजूर की है और अब ये 2-3 दिन के अंदर अदालत ने कहा कि आपका चेकअप हो जाएगा। उसके बाद जब बानी पीटीआई रोस्टम से उतरे और ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जब ख़त्म हुई, उसके बाद वो सहाफ़ियों की तरफ आए और उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो जो मैंडेट चोरी किया गया है, मुल्क में सबसे बड़ी चोरी हुई है और आवाम के जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपने IMF को ख़त लिखा था, आपने पिछली समाअत में कहा था कि ख़त आपने लिख दिया है और उस दिन आपने कहा था कि ये आज रात तक डिलीवर भी हो जाएगा IMF हुकाम को, लेकिन आपके जो पार्टी रहनुमा है वो कह रहे हैं कि अभी मशावरत नहीं हुई है और ये ख़त जो है लिखा जाएगा, ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ नहीं लिखा जाएगा। जिस पर उन्होंने कहा जी कि मैं तो जेल से कोई चीज़ लिख कर नहीं भेज सकता, ये ख़त मैंने डिक्टेट करवाया था अपने पार्टी रहनुमाओं और वकला को, और जब ये मैंने उनको डिक्टेट करवाया उसके बाद से अब तक मेरी ना पार्टी रहनुमाओं से कोई मुलाकात हुई ना वकला से ही मुलाकात हुई है, लेकिन ये ख़त लिखा जा चुका है और आज उन्होंने कहा कि आज रात तक ये IMF हुकाम को डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि जो आप धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं या जो तहरीक आप चला रहे हैं, इसमें आपने मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिला दिया और महमूद खान अचकज़ई को भी आपने साथ मिलाया, उनसे भी आप राब्ते कर रहे हैं, आपकी पार्टी क़यादत उनसे मुलाकातें कर रही है। लेकिन माजी में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान को आप अपने जलसों में मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजते थे और महमूद खान अचकज़ई को आप उनका मजाक उड़ाते थे अपने जलसों में। अब आप अपने फ़ायदे के लिए उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, जिस पर बानी पीटीआई काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो पार्टी क़यादत है उनको सिर्फ 3 जमातों का कहा कि इन 3 जमातों से कोई बात नहीं करनी, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और MQM है। बाकी जितनी भी जमातें धांधली के ख़िलाफ़ इस वक्त आवाज़ें उठा रही है, हम उनके साथ बात भी करेंगे और उनको अपने साथ भी मिलाएंगे। और 2 मार्च का उन्होंने कहा कि 2 मार्च को हम पूरे मुल्क में जो है एहतजाज करेंगे और ये जितनी भी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई समेत जो धांधली के ख़िलाफ़ इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं, इनको हम साथ मिलाएंगे और ये जो है धांधली के ख़िलाफ़ हम पूरी तहरीक चलाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी होना चाहिए, उसने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, हमारी पार्टी को दबाने की कोशिश की गई और जो 9 मई के उसमें हमें जेलों में डाला गया और वो भी एक बहाना बनाया गया। इसके अलावा जो निगरान हुकूमतें थी उनको भी हमारे पीछे लगाया गया, लेकिन जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी को और
पीटीआई जो है मजबूत पार्टी बनकर उभर के सामने आ गई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी होना चाहिए और हमारे जो उम्मीदवार हैं, जिनकी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनके नताइज अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं फॉर्म 45 के तहत। उनसे सवाल हुआ कि जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी है, उनके पास जो कौमी असम्बली की जो इजलास बुलाना उसकी समरी गई थी, वो उन्होंने वापस भेज दी। उस पर उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, उनको इजलास बुलाने की समरी जो उन्होंने वापस की है ये दुरुस्त किया है उन्होंने, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिजर्व सीट्स पे कोई फैसला नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अहम बात है। तहरीक इंसाफ़ी का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। शेर अब्दुल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो आज इमरान खान साहब से मिले हैं। अब हिकमत अमली सड़कों पर है या फिर पार्लियामान के अंदर होगी, एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात भी की। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत के साथ खड़ी है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर मुमलिकत ठीक कह रहे हैं, मगर इजलास 29 तारीख को बुला लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज भी नहीं फैसला किया मखसूस नशिस्तों पर। कल फिर इजलास है, कल नहीं भी करेगा तो 29 तारीख को इजलास होगा। तो आप लोगों का फैसला क्या है? फिर एहतजाज होगा, शिरकत नहीं होगी, या शिरकत करेंगे, ओथ उठाएंगे, उसके साथ प्रोटेस्ट करेंगे? जी शुक्रिया खानज़ादा साहब। हमारा तो इरादा ये है कि 29 तारीख को इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत करें। जहाँ तक रिज़र्व सीटों का आदम तस्वीया हैं, कल इलेक्शन कमीशन से हमारी तवक्को है कि शायद कल ये डिसाइड कर दें। दोनों सूरतों में या ये हमारी इस्तदा एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, हमने कानूनी जंग लड़नी होगी और हमने ये फ़ैसला किया है कि 29 तारीख को हल्फ उठाने के लिए हम नेशनल असम्बली जाएंगे। अच्छा, और हल्फ उठाने के बाद असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि आज इमरान खान साहब से जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, उधर आप भी मिले, तो उन्होंने कहा कि अब 2 मार्च को गालिबन एहतजाज में जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर दोनों एहतजाज होगा या असेंबली का बॉयकॉट ही होगा? मेरा ख्याल है कि बाइकाट का फ़ैसला तो अभी नहीं हुआ है, पार्लिमानी पार्टी ने ये फ़ैसला करना होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद हम असेंबली के अंदर एहतजाज करेंगे। अच्छा, मुझे साथ में बताइएगा, उम्मीद आपको कितनी इलेक्शन कमीशन से? पिछले दिनों हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, जब फॉर्म 45 वाली बात हुई कि जी उसके तहत फैसला आना चाहिए, उन्होंने कहा मुझे उम्मीद बहुत कम है, सबूत हमारे पास सारे हैं, मगर जिस तरह चीज़ें चल रही हैं हमें बड़ी कम उम्मीद है कि कोई वक्त पर फैसला आ जाए और चीज़ें दुरुस्त हो जाएँ कानून के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन से आप तवक्को कर रहे हैं कि आपको आपकी रिजर्व सीटें मिल जाएंगी? हमारी रत्ती बराबर तवक्को नहीं है। यानी कि जो अली ज़फ़र साहब ने आज भी कंटेस्ट किया, कल भी करेंगे, आपको लग रहा है आपकी सीटें किसी और को ही जा रही हैं, आपको नहीं मिलने जा रही? इलेक्शन कमीशन जो है इब्तिदा से हमारे साथ सवतीली माखज़ सलूक कर रही है और ये बहुत सारे केसेस में मैं इलेक्शन कमीशन में बेंचेस के सामने अपीयर हुआ और जो ये कसाई जुडिशल प्रोसीडिंग थी, इनमें भी हमें कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। जहां हमारे केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल भेजे जा रहे हैं, जबकि PMLN के 2 हलकों पे रिकाउंटिंग के ज़रिए हमारे उम्मीदवारों को हातमी नताइज जारी होने के बावजूद और नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद हारवाया गया है। अच्छा, और फिर जो फॉर्म 45 का मामला है, क्योंकि आपकी पार्टी की पोजीशन ये रही कि अक्सरियत हमें मिली है, हम नहीं कर रहे किसी के साथ एहतजाज। पीपल्स पार्टी का तो आपने खुद ने का रब्ता किया मगर मुस्तरद किया गया, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। दावत आपको नून लीग ने भी दी कि जी आप बना लें पहले हुकूमत, आप हुकूमत बनाना ज़रूर चाहते हैं, किसी का इत्तेहाद नहीं किया। आपको लग रहा है फॉर्म 45 का फैसला जो आपका दावा है उसके मुताबिक जल्दी आ जाएगा ये, या ये मामला भी साल हर साल आगे बढ़ने जा रहा है? दारोमदार हैं ट्रिब्यूनल के जज साहिबान पे, चूँकि इस मैटर में सिर्फ फार्म 45 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाना है, ज़्यादा गहरी शहादत दरकार नहीं है। तो अगर ट्रिब्यूनल के जज साहिबान मुनासिब समझें तो ये फ़ैसला हफ्तों में भी हो सकता है, महीने के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि हमारा इस्तेदलाल है कि जो फार्म 45 एजेंट्स को दिए गए पोलिंग स्टेशन पे, उनकी तस्दीक के लिए उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलवा लें, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना बयान दे देंगे कि आया
जो फार्म 47 मुरतब हुए हैं वो उनके जारी करदा फार्म 45 की बुनियाद पे हुए हैं या जेली तौर पर मुरतब हुए हैं। सब तो इस केस में अब क्योंकि 29 तारीख को फिर इजलास होगा और अगले 3 से 4 दिन में एक नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। अब तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो नून लीग से शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आसानियाँ होंगी या फिर तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किल वक्त आने वाला है? हमारा मकसद शराकत इक़्तिदार कभी नहीं रहा है। जो जंग हम 2 सालों से लड़ रहे हैं वो काज है मुस्तकिल दायमी एक निज़ाम के और हाल की। जिस निज़ाम में ये मुल्क जकड़ा हुआ है इससे निजात की ज़रूरत है, और जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे आज़ाद अदलिया हो, जहाँ पे अवाम के किसी हक़ पे बशमूल वोट के हक़ पे कोई डाका डाल ना सके। ये जो जिस तरीके से वोट के मैंडेट को चोरी किया गया है, मरियम नवाज़ अपनी सीट हार चुकी हैं, इसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर बनी हैं, तो लिहाजा इतने अरबों रुपए खर्च करने और इतने वसाइल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हुक्मशाही से जो हैं वो उनको वज़ीर आला मुकर्रर कर देते। हम बेसिकली एक कास की जंग लड़ रहे हैं और अब दुश्वारियाँ हो, तकालीफ हो, इसके अब हम आदी होते चले गए हैं। मगर साहब आप क्योंकि खुद इलेक्शन जीत के आए हैं बरवा साहब, और ज़ाहिर है जब इलेक्शन जीत कर आए हैं और इलेक्शन में नारा ये था कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके केसेस ख़त्म करना, उनकी सज़ा ख़त्म करना, ये सब कुछ होगा, तो उसके लिए आपका अपना वोटर सपोर्टर, और फिर ज़ाहिर आपने क्योंकि पंजाब में भी कैंपेन की, कराची में आके भी कैंपेन की, आप तो खुद ऑन ग्राउंड मौजूद थे, आपको लग रहा है वो इस बात से मुतमईन होगा कि आप लोगों के लिए निकले इलेक्शन के दिन और आप कहीं से भी आप लोगों ने इक़्तिदार में आने की कोशिश नहीं की, कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की, और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि आप 5 साल के लिए अपोजिशन में हों और इमरान खान साहब एक लंबे अरसे के लिए जेल में रहें? ये रास्ता खुद खान साहब का चुना हुआ है। पीपल पार्टी के इक़्तिदार की शराकत की पेशकश को खान साहब ने ही रद्द किया है, और ख़ान साहब जो हैं वो समझते हैं कि इसके लिए वो हर किस्म की कुर्बानी मज़ीद देने को तैयार हैं। तो लिहाजा जब वो इस उम्र में डटे हुए हैं तो हमारा भी हौसला बड़ा है, और हम समझते हैं कि ये आधा तीतर आधा बटेर के बजाय वंस फॉर हाल ये डिसाइड हो कि या हुकूमत, रियासत, सियासत, जमहूर और दस्तूर ने कानून के मुताबिक चलना है, या फिर जिस तरह ये निज़ाम परवर्ट हो चुका है फिर इसी के तहत जो है निज़ाम चलेगा। हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम अपने कास के असूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मतलब अगर इलेक्शन से पहले आपने देखा कि जब आपकी पार्टी ने प्रोटेस्ट कॉल दी तो लोग उस तरीके से बाहर नहीं आए थे, फटीग का शिकार थे, मगर जब आपने वोट की कॉल दी तो वोट देने लाखों लोग निकले और उन्होंने वोट दिया। तो आपको लग रहा है सड़कों पर आकर इतना बड़ा इम्पैक्ट आप डाल पाएंगे? एक एहतजाज, 2 एहतजाज, उसके बाद और ज़ाहिर एक रियासती क्रैकडाउन का भी आपको सामना है, उसमें उतने लोग निकलेंगे कि आप दबाव डाल सकें? मेरा ख्याल है कि एहतजाज के मामले में लोग अभी तक जो हैं डरे हुए हैं, और लोग समझते हैं कि शायद जो रियासती क्रैकडाउन जो जारी है बदस्तूर उसका तसलसल होगा। इस वजह से जो हैं लोग या आवाम इतनी भारी तादाद में नहीं निकल पाए हैं। अलबत्ता इस्लामाबाद में गुज़िश्ता एहतजाज के मौके पे भारी आवाम में तादाद निकले थे, और यहाँ पे हमने ये महसूस किया कि लोगों का डर खौफ किसी हद तक दूर हो चुका है। इस दफ़ा जो कॉल हम खान साहब ने दी है, इस कॉल में शायद हमें और भी सियासी पार्टियाँ ज्वाइन कर ले, और हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो वोटर जो कैंसर का मरीज़ था, जो डायलिसिस सेंटर से आया, जो स्ट्रेचर पे आया, जो व्हील चेयर पे आया, जिन्होंने अपने उम्मीदवार का निशान खुद ढूंढा, उस वोटर के वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस दफ़ा पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो आइंदा कोई भी सियासी पार्टी अवाम के पास नहीं जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर के पीछे भागेंगे कि फार्म 47 जारी कराएं। तो लिहाजा ये इंतहाई
अहम नौइयत का मसला है। इस पे हमारी जमहूरियत और हमारी सियासी मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगी हुई है। हमने हर हालत में इस नाइंसाफ़ी को, इस डाके को अंडू करना है। अच्छा, और चेयरमैन का फैसला हो गया? पार्टी चेयरमैन कौन होगा, कंटेस्ट करेगा पार्टी की तरफ से? जहाँ तक मेरी मालूमात है बैरिस्टर गौर साहब ही चेयरमैन होंगे। और अब आपके जो आपने उनके खिलाफ बात की, जो गिला था उनका वो दूर हो गया जब आप गए और आपने उन्हें प्यार से मनाया, मान गए और आप भी समझते हैं कि वो दुरुस्त उम्मीदवार है? मैं समझता हूँ मेरा वोट उनके हक़ में ही हुआ था। अगर उनके मुकाबले में कोई और आता, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और मैंने जो बात की थी वो बैरिस्टर गौर के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि मैंने एहतजाज के हवाले से बात की थी कि एहतजाज इतना ज़ोर शोर से न हो सका। तो वो तो हैं ठंडे मिजाज के, और आपकी पार्टी अगर प्रोटेस्ट में रहेगी तो आपके ख्याल में वो सही तरीके से लीड कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि हम पार्टी में फ़ैसले मशावरत से करते हैं, तो लिहाजा जो भी इज्तिमाई फ़ैसला होगा वही बैरिस्टर गौर साहब का फ़ैसला होगा। और वो आपसे भी मान गए हैं? जब आपने उन्हें मनाया मान गए, कोई नाराज़गी नहीं है? हमारे दरमियान कोई नाराज़गी थी ही नहीं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ महबूब साहब मौजूद थे। एक और अहम मामले, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी के बाद आज सहाफ़ी असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। FIA ने अदालत से उनके 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, मगर जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद बशीर ने FIA की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। कल असद अली तूर को जिस नोटिस के जरिए इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था, उसमें असद अली तूर पर सुप्रीम कोर्ट के जजिस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। जनवरी में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से निगरान हुकूमत ने 5 रुकनी GIT बनाई थी, जिसका काम सुप्रीम कोर्ट के जजिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे हकाइक का पता लगाना था। ये GIT पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी PICA की सेक्शन 30 के तहत बनाई गई थी, जिसकी सरबराही FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को दी गई थी। FIA ने इस ज़िमन में 1 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों को तलबी के नोटिस भेजे थे, लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी कि किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ इलेक्शन से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिसके बाद असद अली तूर और उनके वकला के मुताबिक उन्हें पहले 23 फरवरी और फिर कल यानी 26 फरवरी को इंक्वायरी के लिए FIA के दफ्तर तलब किया गया था। असद अली तूर को खदशा था कि उन्हें इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके पेश नज़र उन्होंने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खदशे को मुस्तरद करते हुए असद अली तूर को इंक्वायरी का हिस्सा बनने की हिदायत कर दी थी और FIA को हिदायत की थी कि दरख्वास्त गुजार यानी असद अली तूर को हिरासाना किया जाए। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जब असद अली तूर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने FIA के दफ्तर गए तो उनके वकला के मुताबिक वहाँ उन्हें पहले काफ़ी देर बिठाकर रखा गया, फिर उनका अपने वकला से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया और बाद में उन्हें असद अली तूर की गिरफ्तारी की इतला दे दी गई। अहम बात यह है कि FIA के जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जजिस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने से मुतालिक था, लेकिन आज FIA की जो FIR सामने आई है उसमें असद अली तूर पर दर्ज इल्ज़ामात मुख्तलिफ हैं। FIR भी किसी जज की शिकायत पर नहीं बल्कि FIA के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक FIA साइबर क्राइम की इंक्वायरी मुकम्मल होने के नतीजे में ये बात जाहिर हुई है कि असद अली तूर ने बदनीयती और मजमूम मकासद के लिए एक झूठा बयानिया बनाया और अवामी सतह पर सिविल सर्वेंट्स और हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानबूझकर बदनीयती पर मबनी और इंतहाई काबिल एतराज़ मुहिम का आगाज़ किया और जो मवाद उन्होंने ट्वीट किया वो गुमराहकुन है और इन मजमूम मकासद के लिए है कि अवाम या हुकूमत में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का माहौल पैदा किया जाए, जिसका मकसद दबाव डालना, डराना और सिविल सर्वेंट्स, हुकूमती ओहदेदारों और रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाना है। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर PICA ऑर्डिनेंस की शिक 10, 9 और 24 के तहत मुल्ज़िम असद तूर के खिलाफ केस बनता है। अब आम बात यह है कि सहाफ़ी असद अली तूर के खिलाफ FIA ने FIR में PICA ऑर्डिनेंस की 3 शिकें लगाई हैं, जिनमें शिक 10, 9 और 24 शामिल हैं। PICA ऑर्डिनेंस की शिक नंबर 9 मालूमात के फैलाव के जरिए दहशतगर्दी से मुताल्लिक जराइम को ग्लोरीफाई करने से मुताल्लिक है और इस शिक के तहत जो सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक की है। और PICA ऑर्डिनेंस की शिक 10 साइबर टेररिज्म से मुताल्लिक है, जिसमें दबाव, डराने या धमकाने, खौफ फैलाने, हुकूमती आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, मसलकी नफरत अंगेज़ी को आगे बढ़ाने या किसी भी ममनुआ गिरोह या फ़र्द के मकासद को आगे बढ़ाने को जुर्म करार दिया गया है, जिसमें सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माने की है।
इसी तरह असद अली तूर के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस की जो अगली शिक लगाई गई है वो शिक 24 है, जो साइबर स्टॉकिंग से मुताल्लिक है और इसकी मुख्तलिफ शिकों के तहत सजा 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने तक की है। असद अली तूर के खिलाफ दर्ज FIR के हवाले से उनकी वकील एडवोकेट ईमान मजारी ने हमें बताया कि असद अली तूर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम के इल्जाम में इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, लेकिन FIR में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, जबकि FIR में दर्ज इल्जामात असद अली तूर के खिलाफ बनते ही नहीं हैं। कल रात उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ईमान मजारी ने हमें मजीद बताया कि FIA अहलकार असद अली तूर से उनके डिवाइसेस तक रसाई मांग रहे हैं, जो कि सहाफती अखलाकियात के खिलाफ है। असद अली तूर की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश करते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि कमीशन सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी की खबर पर शदीद तशवीश का इजहार करता है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए और आज़ादी इजहार राय पर कदगने फौरी हटाई जाएं। जबकि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की प्रोग्राम डायरेक्टर ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी से हैरान हैं। पाकिस्तानी हुक्काम असद अली तूर को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सहाफ़ियों को अदलिया समेत इदारों पर तनकीदी रिपोर्टिंग करने पर इंतकामी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। असद अली तूर को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह कल उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उससे उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी के अमल पर सवालिया निशान खड़ा होता है। माजी में भी सियासतदानों को बगैर किसी तफ्तीश के इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार किए जाने के वाकयात सामने आते रहे हैं। गिरफ्तारी कर ली जाती थी मगर बाद में इल्ज़ाम साबित नहीं होता था। इन गिरफ्तारियों का मकसद ना इंक्वायरी करना होता था और ना ही तफ्तीश, बल्कि इन गिरफ्तारियों का मकसद पैगाम देना होता था। अब यह तरीक़ाकार सहाफ़ियों के हवाले से भी इख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि सबूत हैं तो शफाफ ट्रायल करें और साबित करें। बगैर कुछ साबित किए गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है, ख़ासतौर पर उस वक्त कि जब असद अली तूर तहकीकात में पूरा ताबुन कर रहे थे और FIA की तरफ से तलब किए जाने पर पेश भी हो रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।